Hello everyone, welcome again. I am Dr. S. P. Gupta. MCQ 4 में आज का हमारा वीडियो है पार्ट 2 पर बेस्ड, जो कि मॉड्यूल 4 से रिलेटेड है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1। टॉपिक क्या इसके अंदर आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हमने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसके अलावा मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को कैसे निकालते हैं उसकी तरफ भी आपको ले गया डायरेक्शन में, कि ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने पिक किए उससे आगे के चैप्टर में जो कंटेंट हैं सिलेबस में वो मैंने पिक किया, जैसे एनालिटिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, CR इक्वेशन कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में क्या होती हैं और उनके क्या सॉल्यूशन है, यानी न्यूमेरिकल भी बन सकता है और फॉर्मूला भी बन सकता है। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन f डैश z है ना, ये पोलर में भी होता है और कार्टेशियन में भी होता है, फॉर्मूले भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं। और उसके अलावा फिर आता है कॉन्जुगेट फंक्शन, यानी मिलने थॉमसन मेथड से पहले का रिमेनिंग पोर्शन मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो जो बचेगा हार्मोनिक, मिलने थॉमसन, ये सब हम ले जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 3 में। तो क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है तो इसलिए मैंने उसको डिवीज़न इस तरीके से किया कि आप टॉपिक वाइज समझें कि पहला पार्ट जो है वो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। दूसरे में सर ने पिक क्या किया है, एनालिटिक फंक्शन से लेके CR इक्वेशन, डेरिवेटिव एंड कॉन्जुगेट फाइंड करने तक का पोर्शन। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है एनालिटिक फंक्शन इज, यानी व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन, यानी डेफिनेशन बेस्ड। ऑप्शन ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ऑप्शन बी बाउंडेड फंक्शन, ऑप्शन सी डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यस, एनालिटिक फंक्शन जो डिफाइन किया गया, तो एनालिटिक फंक्शन में कहा गया इफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो कि बाउंडेड है और किसी पॉइंट पर ही डिफरेंशिएबल ना हो, उसके नियर इक्विवेलेंट सम नेबरहुड पॉइंट पर भी अगर वो डिफरेंशिएबल है, तब उस फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहा गया। तो इसका मतलब उस डेफिनेशन ने ये भी तो क्लियर कर दिया आपको कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए वो फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन है। और अगर डेफिनेशन को तुम देखो, दोबारा से देखो, तो तुम्हें सेकंड क्वेश्चन में उस डेफिनेशन बेस को मैंने दे दिया है कि इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट द पॉइंट z इक्वल्स टू a, देन एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट z इक्वल्स टू a, या एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल्स टू a, और एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ z इक्वल्स टू a। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा सम नेबरहुड ऑफ z इक्वल्स टू a, इस पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये प्रायर मस्ट कंडीशन हो गई कि केवल उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल या उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, है ना भाई। उस पॉइंट पर केवल और केवल उस पॉइंट पर ना समझें, मतलब होना तो चाहिए ना, फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो उस पॉइंट पर, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो उस पॉइंट पर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सम नेबरहुड ऑफ z इक्वल्स टू a पर भी वो डिफरेंशिएबल हो, तब वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। तो इसके लिए भी तीनों कंडीशन इसकी ट्रू हो गई, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब तुम पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन से एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ये मेरे पूछने के 2 अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैंने सिर्फ फंक्शन को पूछा है कि एनालिटिक फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है क्या, यस, बाउंडेड फंक्शन है क्या, यस, डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या, यस। तो पहले का आंसर तो इन टर्म्स में दिया गया कि वो फंक्शन की फॉर्म क्या कैसी है,
और दूसरे में उस डिफाइनिंग फॉर्म को लिखा गया जिस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन किसी पॉइंट पर कब होगा, जब वो कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पर, जब वो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर, और खाली उस पॉइंट पर ही नहीं, उसके जो सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट है उन पर भी डिफरेंशिएबल हो, तब जाकर वो फंक्शन एनालिटिक बनता है। तो दोनों ही क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 है CR इक्वेशन, जिसको बोलते हैं कोची रीमान इक्वेशन, CR इक्वेशन। तो द CR इक्वेशन फॉर fz इक्वल्स टू uxy प्लस vxy टू बी एनालिटिक R। यानी प्रैक्टिकली जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आए तो एनालिटिक के लिए हमें सेटिस्फाई करनी है CR इक्वेशन। तो अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। ठीक, ये प्रैक्टिकली जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तब हम CR इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके तब एनालिटिक प्रूव कर देते हैं। लेकिन डेफिनेशन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एट सम नेबरहुड पॉइंट ऑफ z इक्वल्स टू a। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब इसको समझिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि CR इक्वेशन x और y के लिए, ये x और y है ना, x और y के लिए जिससे कि फंक्शन एनालिटिक होता है वो कौन सी है इन चारों में से। तो अगर पहली देखें तो पहली में है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए है, जिसमें u और v को हार्मोनिक प्रूफ करना है, यानी लाप्लास इक्वेशन है। तो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन बी पर आए तो डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। नहीं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आया कि सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव जो है डेल यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। यस, सी इज द राइट आंसर। तो CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होती हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। दीज आर द CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर 4, पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन। पोलर फॉर्म का मतलब हो गया कि फंक्शन अब r थीटा में है। तो r थीटा में है तो यहां डेल यू ओवर डेल एक्स नहीं होगा, डेल यू बाई डेल आर होगा, डेल यू बाई डेल थीटा होगा। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, मैं यहाँ पर पोलर फॉर्म की CR इक्वेशन लिख देता हूँ। आइडेंटिफाई आप करेंगे, आपको ये याद होनी चाहिए, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म वो होती हैं डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये पोलर फॉर्म की CR इक्वेशंस हैं। अगर न्यूमेरिकल r थीटा में है तो आप CR इक्वेशन इनको सेटिस्फाई करोगे। अगर ये बराबर आती हैं तो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है देखते हैं। डेल यू अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, यानी 2 सवाल डेफिनेशन, 2 सवाल फॉर्मूले। इफ u प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, u प्लस आई वी का मतलब हो गया एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। तो v जब निकालते हैं, कॉन्जुगेट फंक्शन जब निकालते हैं v, तो v बनकर आता है कुछ इस तरीके से, एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई डी वाई, कुछ इस तरीके से बनता है। इसको f न लेके इसको फाई ले सकते हो आप, मान के चलो। मेरे से गलत टाइप हो गया। कोई फंक्शन x के साथ यानी f ऑफ एक्स वाई डी एक्स और फाई ऑफ एक्स वाई डी वाई, ये बनता है। अब ये जो बनी फॉर्म, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को क्या बोला जाता है,
इस फॉर्म। तो ये फॉर्म जस्ट लाइक है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये जस्ट लाइक कुछ ऐसी फॉर्म है। और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एक टाइप होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ऐसी होती है, वो फॉर्म तुम्हें यहां पर कॉन्जुगेट निकालते समय, एनालिटिक फंक्शन में कॉन्जुगेट फाइंड करते समय ये फॉर्म न्यूमेरिकल की ऑटोमेटिक बन जाती है, यानी एग्जैक्ट में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने पहले तुम्हें डिफाइन कर दिया, अब जरा ऑप्शन को रीड कर देता हूं, हालांकि तुम आंसर समझ चुके हो पर फिर भी डिफाइन कर देते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यस बनती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जो कि एग्जैक्ट का टाइप है और एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये होती है। तो ये तो इस टाइप का नहीं है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी आपको सिखाई थी। होमोजीनियस कैसी होती है कि जितनी पावर का डेरिवेटिव है, ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उतने ही मल्टीपल की पावर की मल्टीप्लाई, वो तो होगी सेकेंड ऑर्डर में। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स वाई का कोई फंक्शन यानी सेम पावर का फंक्शन हो, लीनियर पावर का, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन फाई ऑफ एक्स वाई, और ये सेम पावर के होनी चाहिए, तब आप कहते हैं कि वो होमोजीनियस है फर्स्ट ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर में जितने ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसके मल्टीपल में एक्स टू दी पावर। और नॉन होमोजीनियस का मतलब हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ वाई नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये फॉर्म इन तीन में नहीं बनेगी, इन तीन की फॉर्म का टाइप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट का टाइप है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप सब ये जाने और पहचाने, ये v निकालने के लिए आता है। देखिए कहाँ से ये क्वेश्चन निकाला है मैंने। जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं हमें u दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का v निकालिए, तो कॉन्जुगेट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं और dv का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी dv इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, इसमें CR इक्वेशन लगाकर हम चेंज करते हैं u में कन्वर्ट करके, और तब हम dv की वैल्यू निकालते हैं। और dv को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पे जो फॉर्म बनती है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हो जाती है। तो आप ये देखेंगे कि v को निकालने के लिए जो फॉर्म बनी, अभी आगे भी सवाल आएगा तब दिखा दूंगा मैं आपको, कि वो एग्जैक्ट की टाइप बन जाती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। नंबर 6, ए फंक्शन विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो कि फाइनाइट रीजन में है, उसके अंदर अगर कोई फंक्शन हर जगह पर एनालिटिक है, अब सम नेबरहुड नहीं है, अब है हर जगह पर एनालिटिक है, तो उस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोला जाता है? एंटायर बोला जाता है, होलोमॉर्फिक बोला जाता है, मीरोमॉर्फिक बोला जाता है, या नन ऑफ द अबव बोला जाता है? तो उसको डिफाइनिंग फॉर्म में बोला जाता है एंटायर फंक्शन। यानी एंटायर फंक्शन फाइनाइट रीजन के अंदर हर जगह पर एनालिटिक होगा। एनालिटिक फंक्शन केवल और केवल पॉइंट पर नहीं, उसके आसपास के सम नेबरहुड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कंटीन्यूअस होगा, और अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये चेन इस तरीके से है। नंबर 7, वैल्यू ऑफ ए बी सी विच द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। ए बी सी की वैल्यू बताइए जिस पर ये फंक्शन एनालिटिक बन जाए। ठीक, तो मैंने इसको कंपेयर किया, एफ जेड में जानता हूं u प्लस आई वी होता है। तो जब मैंने इसको कंपेयर किया तो मुझे u मिला x प्लस ए वाई और v मिला, आई से कंपेयर कर रहा हूं बस मैं, तो बी एक्स प्लस सी वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, 1 आया। डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, a आया। ठीक, ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाला, b आया, और डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला जो कि c आ गया। तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू तो ये निकल कर आ गई है,
और सी आर इक्वेशन क्या होती है पोलर कार्टिजन फॉर्म में, पीछे भी बताई थी। कार्टिजन फॉर्म में मैंने आपको बताया था डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब इनकी वैल्यू रखो, तो डेल यू बाई डेल एक्स है 1 और यहाँ है सी, यानी सी बराबर तो 1 होना चाहिए एंड डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू है ए और ए बराबर होना चाहिए माइनस बी। तो ए बराबर तो माइनस बी हो और सी बराबर 1 हो, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पर है, ए बराबर माइनस बी, सी बराबर 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नंबर 7 का। ठीक, नंबर 8 एफ जेड आपके सामने दिया गया है, कंपेयर करो u प्लस आई वी से। तो u मिला एक्स स्क्वायर, v मिला वाई स्क्वायर। ठीक, डेल यू बाई डेल एक्स निकाला 2x, डेल वी बाई डेल एक्स निकाला 0, डेल यू बाई डेल वाई निकाला 0 एंड डेल वी बाई डेल वाई निकाला 2y। तो तुम्हें दिख रहा है क्लियर कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई है। ये सी आर इक्वेशन में लिख रहा हूँ पहले, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो यहाँ तो तुम्हें दिख रहा है कि ये 0 बराबर 0 है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 2x बराबर 2y है, यानी x बराबर y है। ठीक, तो ये तो 0 0 है, ये x बराबर y है। तो अगर मुझे पॉइंट 0 0 मिल जाए यानी ओरिजिन, तो अगर मुझे ओरिजिन पॉइंट मिल जाए तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। और जब तक मेरे पास पॉइंट नहीं है तो सी आर इक्वेशन डायरेक्ट तो सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो क्लियरली ये समझ में आ गया कि ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है, ऑप्शन बी हो सकता है अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए ओरिजिन पर। तो यस, ओरिजिन पर तो सेटिस्फाई है, एक्स और वाई की वैल्यू रख दो तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मुझे क्लियर दिख रहा है कि वो सही है, लेकिन सी और डी में उसने कुछ और चीज़ भी पूछ ली है। सी में उसने कहा एनालिटिक एवरीवेयर और डी में उसने कहा एनालिटिक एट ओरिजिन। तो यहाँ पर भी ओरिजिन का जिक्र हुआ और यहाँ पर भी ओरिजिन का जिक्र हुआ। जब ओरिजिन पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने पर ही तो एनालिटिक होता है। तो ये भी तो पता लग गया कि फंक्शन एनालिटिक हो गया, लेकिन फंक्शन क्या हर जगह पे एनालिटिक हुआ है या सिर्फ ओरिजिन पे हुआ है? क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई एट ओरिजिन है तो फंक्शन भी एनालिटिक होगा किस पर? ओरिजिन पर। तो इसके कौन से दो आंसर हैं? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट सवाल, e टू द पावर z बार। e टू द पावर z बार आपके पास न्यूमेरिकल है। इस e टू द पावर z बार को आप क्या लिख सकते हो? e टू द पावर z बार को आप लिख सकते हो e की पावर x माइनस आई वाई। ठीक, यानी इसको लिख सकते हो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस आई वाई, यानी e टू द पावर x, और इसको लिख सकते हो cos y माइनस आई साइन वाई। और जब मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग कर दोगे तो ये मिल जाएगा e की पावर x cos y माइनस आयोटा e की पावर x साइन वाई। तो u मिल गया e की पावर x cos y और v मिल गया माइनस e की पावर x साइन वाई। निकालिए डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स मिला e की पावर x cos y, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालिए माइनस e की पावर x साइन वाई, डेल वी बाई डेल एक्स निकालिए माइनस e की पावर x साइन वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालिए माइनस e की पावर x cos y। ठीक, और अब चेक कीजिए कि क्या ये दोनों बराबर है। डेल यू बाई डेल एक्स क्या इसके बराबर है? नहीं। तो क्लियर दिख रहा है डेल यू बाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि दोनों माइनस आ रहे हैं जबकि एक प्लस होना चाहिए। तो क्लियर दिख रहा है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई।
तो जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, नॉट एनालिटिक। अब दोनों बातें मैंने आपको सिखा दी। तो अब इन ऑप्शन में ढूंढने क्या क्या है, एनालिटिक है, नॉट एनालिटिक है, सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो हमें पहले तो मिलता है सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, और फिर जब नॉट सेटिस्फाई है तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो बी एंड सी इज द करेक्ट और राइट आंसर ऑफ दैट न्यूमेरिकल। तो समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। पहले एक्स और वाई में तोड़िए, यू प्लस आई वी की फॉर्म बनाइए, यू और वी को निकाल दीजिए, यू और वी का पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, और फिर सी आर इक्वेशन को देखिए कि वो सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। करती हैं तो ऑप्शन भी मैं वैसे ही दे रहा हूँ, खाली एक सिंगल ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर एग्जाम में कोई एक ऑप्शन आपको ऐसा दिखता है तो इजीली टच कर लोगे, लेकिन दो ऑप्शन देने का मतलब है कि आपको दूसरा भी ढूंढना पड़ेगा, यानी ऑप्शंस को भी केयरफुली पढ़ते हुए चलना है, ये मतलब है इसका। नंबर 10 में दिया है ई की पावर जेड स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कितना है वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। इसको क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आयोटा 2xy। फिर क्या चेंज कर सकते हो, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन ए ब्रैकेट कॉस 2xy प्लस आई साइन 2xy। सेपरेट कर लोगे तो u बराबर मिल गया ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस 2xy, और v मिल गया आपको ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy। डेरिवेटिव निकालोगे तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो फर्स्ट सेकंड लग गया। ऐसे ही v में फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई आप लोग निकालेंगे, और निकालने के बाद आप ये देखेंगे कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी। डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट सेकंड लगेगा तो वो सेम नहीं आएंगे, और जब सेम नहीं आएंगे तो ऑप्शन सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई का हुआ और फंक्शन नॉट एनालिटिक हो जाएगा। तो प्रूफ कीजिएगा आप इसको। मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे कैसे इसको निकालना है। मेन परेशानी यू और वी को बनाने में होती, वो मैंने यू और वी बना दिया। अब आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट सेकंड इसमें अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ही लेंथी पड़ेगा सोल्यूशन में। बस ये हो सकता है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा आपको निकालने में। करने का तरीका वही है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का आ गया माइनस साइन 2xy इंटू 2y प्लस सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x। तो ये वैल्यू तो 2x या 2y यहाँ दिख रही है, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, मैं एक दिखा देता हूँ आपको, मैं डेल वी अपॉन डेल वाई। जब आप डेल वी अपॉन डेल वाई करते हैं इसको, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कॉस 2xy इंटू 2x प्लस सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का जब करेंगे तो वो आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस का 2y। ठीक, तो ये तो दोनों बराबर मिल रहे हैं। और जब डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस में करेंगे तो वो दोनों सेम आएंगे, जबकि होना चाहिए नेगेटिव। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी और फंक्शन नॉट एनालिटिक हो जाएगी। ठीक। नंबर 11, ए पॉइंट एट विच ए फंक्शन चेंजेस टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड। तो दो वर्ड है, दो वर्ड ध्यान रखना, चेंजेस टू बी एनालिटिक और नॉट एनालिटिक। ये दो वर्ड याद रखना। या तो लिखा हो चेजेस टू बी एनालिटिक, एनालिटिक को चेज कर रहा हो, पहुंचना चाहता हो, पहुंचने की कोशिश कर रहा हो, या नॉट एनालिटिक हो। इन दोनों कंडीशन में वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। तो ये सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन या तो नॉट एनालिटिक हो या चेजेस टू बी एनालिटिक हो, तो वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 11th का। नंबर 12th, वो पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट को बताइए इस सवाल में से। तो उस पॉइंट को निकालने का मतलब क्या है? डेफिनेशन कहती है नॉट एनालिटिक का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट। फंक्शन का रिजल्ट इनफाइनाइट आना चाहिए। एफ जेड कैसे होना चाहिए? इनफाइनाइट। किस पॉइंट पर? तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर ही तो बनाएगा इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख दो। दैट मीन्स पोल निकाल दो। ये भी कह सकता हूँ मैं, हालांकि अगले मॉड्यूल का पार्ट है, लेकिन यहाँ भी समझ सकते हो कि अगर मैं इस फैक्टर को निकाल दूँ, सॉल्व करके इसके फैक्टर कर दूँ, उन वैल्यूज़ को, z की उन वैल्यूज़ को जब मैं इस फंक्शन में डालूंगा तो इन्फिनिटी बनेगा या नहीं बनेगा? और इन्फिनिटी का मतलब क्या है? नॉट एनालिटिक। तो हमें तो वो पॉइंट बताने की किस पॉइंट पर ये फंक्शन नॉट एनालिटिक है, यानी किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनाइट है। तो इसके फैक्टर कर दो। तो फैक्टर जब किए तो क्या मिला? जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जेड कॉमन, जेड माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, जेड माइनस 2, फैक्टर इज जेड माइनस 2 जेड माइनस 1। ठीक, और वैल्यू क्या मिली? z बराबर 1 एंड 2। तो अगर z बराबर 1 एंड 2 मैं इसमें डालूंगा तो ये एफ जेड इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी होने का मतलब है कि ये नॉट एनालिटिक होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा लिमिटिंग अप्रोच पर। और जब ये एनालिटिक नहीं होगा तो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो निकले, दीज पॉइंट आर सिंगुलर पॉइंट। तो हमें तो इस सवाल में केवल ये नहीं बताना है कि सिंगुलर है क्या है, हमें बताना है वो कौन से दो पॉइंट हैं। तो वो दो पॉइंट हैं ऑप्शन डी 1 एंड 2। समझ चुके हो? तो अगला बिल्कुल सेम इसी पर है, फंक्शन चेंज कर दिया मैंने। इसमें भी यही पूछा है कि नॉट एनालिटिक बताइए। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 यानी आई स्क्वायर। तो जेड बराबर मिल गया प्लस माइनस आयोटा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है? प्लस आई माइनस आई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक। नंबर 14, टेस्ट द नेचर ऑफ द फंक्शन। u मिला एक्स वाई, v मिला y, डेल यू बाई डेल एक्स वाई, डेल यू बाई डेल वाई एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स 0, डेल वी बाई डेल वाई 1। क्या ये बराबर है? नहीं। तो क्लियर दिख रहा है सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। जब नॉट सेटिस्फाई है तो नॉट एनालिटिक। ये इस सवाल को प्रूफ करके मैंने समझा। अब जरा ऑप्शन को पढ़ता हूं। एनालिटिक एट ईच पॉइंट, गलत हो गया? नहीं है। नॉट एनालिटिक, यस नॉट एनालिटिक तो है। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का हमने कोई वर्क ही नहीं किया, हमने तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई किए। और डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस के लिए मुझे क्या चाहिए? वो पॉइंट चाहिए। तो इसमें पॉइंट नहीं है सवाल में। तो जब सवाल में पॉइंट नहीं है तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस कैसे प्रूफ होगा? किसी पॉइंट पर ही होगा। तो केवल और केवल ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, नॉट एनालिटिक। और ये नॉट एनालिटिक कब हुआ है? जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है? कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बराबर नहीं है डेल वी अपॉन डेल वाई के, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू बराबर नहीं है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के। इसीलिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई और फंक्शन नॉट एनालिटिक हो गया। तो प्रोसेस को याद रखिएगा कि हमें नेचर में ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं और मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। हर चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ, हर ऑप्शन को मैं पढ़ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं है। यही तुम्हारे दिमाग में भी चलना चाहिए जब तुम्हारे पास एग्जामिनेशन में पेपर आए। ये मत समझ के चलेंगे आपकी ऑप्शन केवल उसका एक ही सही है या दो सही है। आपको ऑप्शन रीड करने और उसके हिसाब से चलना है। ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एफ जेड बराबर अंडर रूट एक्स वाई। तो यू तो दे रखा है अंडर रूट एक्स वाई, वी 0 है। यू की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई और वी 0 है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जब आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा? हाफ एक्स वाई की पावर माइनस हाफ, और अंदर वाली वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आ जाएगा वाई। ठीक।
तो ये मिला सिंप्लीफाई होके y अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई। सेम ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो वो आएगा हाफ एक्स वाई की पावर माइनस हाफ इंटू एक्स, यानी ये मिला x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई। डेल वी अपॉन डेल एक्स ज़ीरो, डेल वी अपॉन डेल वाई ज़ीरो। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से तो मुझे ये दिख रहा है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको लिमिटिंग अप्रोच से सॉल्व करूँ, 0 0 पर सॉल्व करूँ तब, तो उस कंडीशन में मुझे इस 15 में ये दिखेगा कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई इसकी होंगी। किस पर? लिमिटिंग फॉर्म में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि x और y जैसे मैं 0 0 डालूंगा तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी 0/0। अगर मैं ओरिजिन समझ लूँ इन दोनों को प्रूफ करने के लिए कि ओरिजिन पे चेक कर लूँ, तो ये बनेगी फॉर्म 0/0 दोनों में ही। तो जब 0/0 बन गई तो सी आर इक्वेशन मेरे पास मेथड नहीं बचा, फिर मैं इसको किस मेथड से सॉल्व करूँगा? फिर मैं इसको मेथड से सॉल्व करूँगा, लिमिटिंग मेथड से। और लिमिटिंग मेथड से जब मैं निकालूंगा तो इन चारों के रिजल्ट की वैल्यू 0 0 0 आएगी। इसकी तो मुझे पता है, इन दोनों की वैल्यू 0 0 आएगी। और जब 0 0 आएगी तो उस कंडीशन में मैं कहूँगा सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है, राइट, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 16, द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू 2xy, यानी u बराबर तो है 2xy और v बराबर है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला जो कि आया 2y, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला जो कि आया 2x, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाला जो कि आया 2x, डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला जो कि आया -2y। तो क्लियर देख रहे हैं आप, डेल यू ओवर डेल वाई डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, और जब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ना तो ए है ऑप्शन सही एवरीवेयर एनालिटिक हो, ना सी है सही कि केवल z बराबर 1 पर है ये एनालिटिक। आप 1 भी डाल देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x और y की जगह 1 डाल देंगे तो 1 डालने पर आएगा 2 2 2 -2, तब भी बराबर नहीं है। तो ना तो ए है, ना सी है, ना डी है, केवल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू, ये आपको दिया गया है z इक्वल्स टू 0, f0 इज 0। तो उस कंडीशन में बताइए क्या ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा 0 0 पर? क्या ये डिफरेंशिएबल होगा 0 पर? क्या ये एनालिटिक नहीं है 0 पर? या बोथ ए एंड बी? तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है, डी इसका राइट आंसर है। और वो डी कैसे है? वो डी आप पाथवे से जाके सॉल्व कर सकते हो, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें, यू और वी निकाल दें, और यू और वी निकाल कर उसको सिंगल टाइम पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दें, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई मिलेंगी 0 0 पर। और फंक्शन जो है वो क्या नाम है आपका, बोथ ए एंड सी एनालिटिक नहीं मिलेगा। 0 0 पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन वैसे वो बराबर नहीं होंगी, तो वो एनालिटिक नहीं होगा सी आर इक्वेशन इसकी सेटिस्फाई होने पर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा आप। नंबर 18, द ओनली फंक्शन अमंग द फॉलोइंग दैट इज एनालिटिक इज, द ओनली फंक्शन, जितने भी रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, मॉड जेड या जेड बार, ये जितने भी फंक्शन होते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। जो ये फंक्शन है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो जब डिफरेंशिएबल नहीं होते तो एनालिटिक नहीं होते। यानी आर ई ऑफ जेड, आई एम ऑफ जेड, जेड बार, मॉड जेड, इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे वो फंक्शन नॉट एनालिटिक होते हैं। तो जब वो फंक्शन नॉट एनालिटिक होते हैं तुम ये पहचान जाते हो, तो रिमेनिंग कौन सा बचा फंक्शन? साइन जेड। तो साइन जेड को आप एनालिटिक प्रूव कर सकते हो लिमिट z टेंडिंग टू 0 पर
आप इसको निकाल सकते हो। ये आसपास के पॉइंट पर भी फाइनाइट रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 19 में स्टार्ट हुए कुछ फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मेशन जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर, यानी डेरिवेटिव पर। डेरिवेटिव, ये देखिए डेरिवेटिव एफ डैश जेड। इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड इक्वल टू दिस यू प्लस आई वी, देन एफ डैश जेड किसके बराबर है? हालांकि दो वैल्यूज होती हैं एफ डैश जेड की, लेकिन इन चार में से आपको बतानी है कौन कौन सी है। डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई, ऑप्शन ए। डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एफ डैश जेड निकालना है आपको, डेल यू बाई डेल एक्स माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई आप कर दीजिए, वहां से आपको फॉर्मेशन मिल जाएगा एफ डैश जेड का। सेम ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मेशन है कि कोई डब्ल्यू आपके पास, फंक्शन आपके पास है आर ई टू द पावर आई थीटा का, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड किसके बराबर होगा? तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, पोलर फॉर्म में। और जब पोलर फॉर्म में फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव का, वो फॉर्मूला है ऑप्शन 20 का आंसर है बी, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डी डब्ल्यू बाय डेल डब्ल्यू बाय डेल आर। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल में ये आप देख रहे हैं क्लियरली कि ये फंक्शन एक्स और वाई का है, एनालिटिक है इस फंक्शन पर, और ये पूछ रहा है डेरिवेटिव। इसका मतलब ये ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे, बात एक ही है। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? डी डब्ल्यू बाई डी जेड। क्या आई डब्ल्यू बाई ये होगा? अगर इसको मैं चेंज करूँ तो ये लिख सकता हूँ आई डेल ओवर डेल एक्स ऑफ यू प्लस आई वी, यानी आई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। नहीं, इसके बराबर नहीं होता। दूसरा आया माइनस आई डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, यानी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये भी नहीं है, ठीक। तीसरे पर आए, आयोटा डेल यू बाय डेल वाई प्लस आई डेल वी बाय डेल वाई, ठीक। मल्टीप्लाई कर देंगे, आई डेल यू बाय डेल एक्स डेल वाई और माइनस आई स्क्वायर यानी -1 डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक। तो ये भी नहीं है। फोर्थ पर आए, माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई। तो माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस प्लस हो गया डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक। तो डेल वी अपॉन डेल वाई किसके बराबर होता है? डेल यू बाई डेल एक्स के। इसको रख देंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा जो पीछे आपको बताया था अभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आप इसको बना सकते हो। तो ये 21 का आंसर था। 22 में पोलर फॉर्म में पूछा गया है डेल यू बाई डेल थीटा की वैल्यू। तो पीछे पोलर फॉर्म का मैंने फॉर्मूला भी आपको लिखवाया है। तो उसमें मैंने दोनों चीज़ें लिखी थी, डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू और डेल यू बाई डेल थीटा की वैल्यू। यहाँ मैंने इंडिविजुअल पूछी है। तो सवाल को समझना किस तरीके से दिया जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है कि पोलर फॉर्म की सीआर इक्वेशन इनमें से बताओ, या इंडिविजुअल जो सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म में है उसमें डेल यू बाई डेल थीटा या डेल यू बाई डेल आर किसके बराबर है। तो ये 22 और 23 उससे रिलेटेड है। तो डेल यू बाई डेल आर था 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, यानी ऑप्शन बी 23 का अगर मैं कहूँ मैं, तो 23 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर था माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये भी फॉर्मूले बेस्ड है। तो अब फॉर्मूले कुछ आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से घुमा के देने के तरीके हैं। अब एफ डैश जेड के दो फॉर्मेशन होते हैं,
u का अलग और v का अलग, ऐसे कह सकते हो, है ना। तो पहला फॉर्मेशन है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स, और दूसरा है डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आई डेल यू बाई डेल वाई। ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक। नंबर 25, इफ एफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई इज एनालिटिक। ये एनालिटिक प्रूफ हो गया, तो एफ जेड निकालिए। अब एफ जेड के निकालने का फॉर्मेशन फॉर्मूला आपके सामने ऊपर है। तो जब ये एनालिटिक दिया गया है तो सपोज करो मैंने यहाँ से इसको कंपेयर किया u प्लस आई वी से, तो u मिला e की पावर x कॉस वाई और v मिला e की पावर x साइन वाई। ठीक। मैंने निकाला डेल यू बाई डेल एक्स, वो आया e की पावर x कॉस वाई। डेल यू बाई डेल वाई निकाला, वो आया माइनस e की पावर x साइन वाई। डेल v अपॉन डेल x निकाला, e की पावर x साइन वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला, e की पावर x कॉस वाई। ठीक। फॉर्मूला एफ डैश जेड का क्या होता है, वो होता है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। ये रहा फॉर्मूला, 24 में सामने दिख रहा है। इन दोनों वैल्यू को उठा के रख दो, तो e की पावर x कॉमन आ जाएगा, कॉस x प्लस आई साइन x। ये एफ डैश जेड आ गया। इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर x e टू द पावर आई वाई, सॉरी ये वाई है, आई वाई, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी e टू द पावर x प्लस आई वाई, जिसको लिख सकते हो e की पावर z, क्योंकि z बराबर होता है x प्लस आई वाई। तो इस तरीके से डेरिवेटिव को निकाला जाता है कि जो सी आर इक्वेशन के लिए डेरिवेटिव आप निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, उनको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो एफ डैश जेड निकल जाएगा। चाहता तो मैं दूसरे वाले में भी रख सकता था, जो मैंने डेल वी ओवर डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई निकाले, इनकी वैल्यू को रख के निकाल देता, तब भी यही आएगा। तो e टू द पावर z यानी c इज द राइट आंसर 25 का। डन। नाउ अब हमें क्वेश्चन नंबर 26 पर है। 26 को अगर आप सभी एक बार रीड करें क्वेश्चन को, तो इसमें जो टॉपिक मैंने पिक किया है वो है कॉन्जुगेट फंक्शन का। कॉन्जुगेट फंक्शन, तो कॉन्जुगेट फंक्शन की पहले अगर समरी को समझें आप, तो आपको ये पता है कि W इक्वल्स टू होता है u प्लस आई वी, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक, ये आप जानते हैं। तो अगर ये u प्लस आई वी एनालिटिक है फंक्शन, u प्लस आई वी अगर एनालिटिक है, तो ये u और v एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाते हैं। u and v become conjugate। ये तो कंसेप्ट हुआ व्हाट इज कॉन्जुगेट। अब इसको निकालने का प्रोसीजर है कि इन दोनों में से कोई एक पार्ट गिवन होगा, यानी ऐसा समझ सकते हो u इज गिवन, तो उस कंडीशन में v इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ u। सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल में ये हो सकता है v इज गिवन, और अगर v गिवन होगा तो उस कंडीशन में u इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ u। ठीक, अगर v इज गिवन है तो u इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ v। ये मीनिंग हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल हमें चलना होता है, और उसमें हमें dv की वैल्यू निकालनी होती है विद द हेल्प ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन, जो आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में पढ़ा है। तो वहाँ से फॉर्मेशन dv का बनता है। अब यहाँ मुझे dv निकालना है अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, dv इज इक्वल टू, तो dv का मतलब है v निकलेगा, और v निकलने का मतलब क्या है, v इज कॉल्ड ए कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल में u गिवन होगा। ये कंडीशन समझ में आती है। तो dv का फॉर्मेशन है dv इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई। अब क्योंकि मुझे v निकालना है, v मेरे पास है नहीं, तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव तो निकल नहीं सकते।
तो CR इक्वेशन की हेल्प से मैं इन दोनों की वैल्यू को चेंज करूंगा। तो वो चेंज करके क्या लिखूंगा, डेल वी ओवर डेल एक्स की जगह लिख सकते हो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह लिख सकते हो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स। यानी CR इक्वेशन की हेल्प से मैं इन डेरिवेटिव्स को चेंज करूंगा यू में, यू के डेरिवेटिव में। क्यों? क्योंकि यू इज गिवन। तो न्यूमेरिकल के यू से पार्शियली डिफरेंशिएट करके डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू निकालूंगा। डीवी के इस फॉर्मेशन को लिखने के बाद CR इक्वेशन यूज करके मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा, और रिप्लेस करने के बाद डेरिवेटिव की वैल्यू डालकर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंटीग्रेट करके मुझे मिल जाएगा v। आफ्टर इंटीग्रेटिंग हमें मिल जाएगा v, एंड v इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट फंक्शन। तो इस तरीके से कॉन्जुगेट निकाला जाता है। तो मैंने तुम्हें पहले फॉर्मेशन भी सिखा दिया और फॉर्मूला भी दे दिया। इस सवाल के लिए तो सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है डीवी निकालने के लिए, लेकिन कंसेप्ट तुम्हें समझना है, क्योंकि अगला ही 27 न्यूमेरिकल जो है वो कॉन्जुगेट फंक्शन निकालने का है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा। तो फिलहाल पहले 26 का आंसर देखें। डीवी इक्वल्स टू ये निकल कर आता है। अब इसको मैच कर लीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 26 का ऑप्शन बी है। अब आते हैं आप 27 पे। तो 27 की लैंग्वेज को अगर आप देखें तो 27 में ये कहा है कि इफ u इक्वल्स टू x माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक, ये हमें गिवन है और कह रहा है देन फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ u। अब आप समझ लीजिए क्या चीज गिवन है और क्या हमें निकालना है। ठीक, तो मैं पहले लिख रहा हूं गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास u, जो कि है x माइनस 1 का क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो u गिवन है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट ऑफ u क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ u इज इक्वल टू हो गया v। ठीक, तो हमें v जो है वो फाइंड करना है। अब v फाइंड करने के लिए फॉर्मेशन dv का हमारे पास है, लेकिन उससे पहले हमें इस u को सिंप्लीफाई करना है। तो u बराबर क्या होगा, इसके a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये मिला हमें x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इस u के पार्शियली डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो डेल u अपॉन डेल x आया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y, राइट। ये इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन मिला विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 3y स्क्वायर एंड प्लस का 6y। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें। अगर y के रिस्पेक्ट में इसको सिंप्लीफाई करें तो y के रिस्पेक्ट में 0 0 0 0 यहाँ से आपको मिला, तो ये मिला माइनस का 6xy प्लस का 6y। ठीक, अब आप कॉन्जुगेट ये जो फॉर्मेशन है यहाँ इसमें आपने निकाल भी दिया है कि ये यूज़ करना है आपको। तो डी वी बराबर हो गया माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। इसमें जब आप इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो डी वी बराबर आया डेल यू अपॉन डेल वाई, ये है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6xy माइनस 6y डी एक्स। ठीक, प्लस दूसरी वैल्यू x के रेस्पेक्ट में क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y डी। ठीक, इसको आपने अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिला 6xy dx माइनस 6y dx प्लस 3x स्क्वायर dy
माइनस 6x dy प्लस 3dy माइनस 3y² dy प्लस 6y dy, सबको सेपरेट कर दिया। और फिर उसके बाद आपने वैल्यू को कॉमनली लिया। जैसे किस किस को कॉमन ले रहा हूँ मैं पहले ले रहा हूँ मैं इसको और इसको, ठीक। तो इसको मैंने लिया एक साथ, तो मुझे मिला क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ मैं 3 कॉमन निकाल दूँ, ठीक। 3 कॉमन निकाल दिया मैंने, इसको लिख दिया x² dy प्लस 2xy dx, ये लिख सकता हूँ। 3x² dy और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा इन दोनों ब्रैकेट में। नेक्स्ट में मैंने क्या लिया, इसको और इसको लिया, इन दोनों को, dx और dy, तो कॉमन आया माइनस का 6 ब्रैकेट में बचा x dy प्लस y dx, ये भी खत्म। ये दोनों ऐसे छोड़ दिया और ये भी ऐसे छोड़ दिया, प्लस का 3 dy माइनस का 3y² dy और प्लस का 6y dy, ये मेरे पास टर्म आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म को अगर यहाँ देखें आप तो दिस वन इक्वल्स टू d ऑफ x²y, अगले को क्या लिख सकते हो, माइनस 6d ऑफ xy। d का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन अब इसका करोगे तो फर्स्ट एज इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये मिल रहा है। ऐसे ही d ऑफ xy का मतलब x dy y dx, 3dy माइनस 3y² dy प्लस 6y dy, राइट। एक बार और कहीं देख सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको टैली कर लीजिए। a³ माइनस b³ 3x² माइनस 6x प्लस 3 माइनस 3y², ये प्लस का 6y, ये गड़बड़ हो गया है हमसे, ये आया है आपका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये आएगा हमारे पास। तो इसमें जो है ये आपकी टर्म 6y नहीं होगी, ये मिस्टेक है हमसे, इसको हटा दीजिए, ठीक। तो अब हमारे पास बचा 3dy माइनस 3y² और ये वैल्यू है ही नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इस टर्म को। इंटीग्रेटिंग जैसे ही आपने किया तो मैं यहाँ इसको मेंशन कर रहा हूँ, लेफ्ट में तो आ गया v, इसका करेंगे तो आ जाएगा 3x²y, इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6xy, इसका करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3y और इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस का y³ प्लस c, ये निकल गया आपका v, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ u। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एक बार फिर समझ लीजिए कैसे कर रहा हूँ मैं, ये तो मैंने टिपिकल दे दिया एक सवाल, अदरवाइज 2 नंबर में इससे भी थोड़ा सा सिंपल होगा, लेकिन आप प्रोसीजर को समझें। प्रोसीजर कहता है कि पहले आप दिए गए फंक्शन से पार्शियल डिफरेंशिएट करें, चाहे वो u गिवन हो या v गिवन हो। अगर u गिवन है तो del u by del x निकालेंगे, del u by del y निकालेंगे। अगर v गिवन होता तो del v by del x या del v by del y निकालते। फिर उसके बाद जो भी कॉन्जुगेट हमें निकालना है, अगर हमें कॉन्जुगेट ऑफ u निकालना है तो इसका मतलब v फाइंड करना है, और कॉन्जुगेट ऑफ v निकालना है तो इसका मतलब u फाइंड करना है। उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मेशन को लिख दीजिए। इस फॉर्मेशन में CR इक्वेशन लगाकर इन डेरिवेटिव्स को चेंज कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ इस सवाल में बताया था 26 में। और जब चेंज हो जाए तो उन पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू को रखो, dx dy की मल्टीप्लाई करा दो और फिर पेयरिंग करो। पेयरिंग इससे करनी है कि फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला बनाना है आपको। ये फॉर्मूला बन जाए उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके सीधे रिजल्ट मिल जाएगा। ये प्रोसीजर हुआ कॉन्जुगेट को फाइंड करने का। तो देखा आपने इस वीडियो में हमने जो पिक किया एनालिटिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, उसके बाद एनालिटिक फंक्शन CR इक्वेशन के थ्रू प्रूफ करना, CR इक्वेशन कार्टेशियन पोलर में क्या होती हैं, फिर उसके बाद कैसे डेरिवेटिव को निकाला जाता है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले क्या हैं। यानी न्यूमेरिकल आपको जो दिख रहे हैं वो फॉर्मूले बेस भी दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी बेस भी दिख रहे हैं और सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल फॉर्म भी दिख रही हैं।
तो अपनी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से सभी लोग कीजिएगा। इस कंसेप्ट के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। मैं अभी इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल 4 में जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको मैं इसके पार्ट 3 की वीडियो में लेकर जाऊँगा। मैं जस्ट आपको एक रिमाइंड दे देता हूँ। मैं उसमें जो टॉपिक डिस्कस होंगे, हार्मोनिक फंक्शन यूज़ होगा, हार्मोनिक अभी तक नहीं आया, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन इसको निकालना है, मिलने थॉम्सन मेथड इसको फाइंड करना है, क्योंकि मिलने थॉम्सन मेथड ने एक शॉर्टकट मेथड दिया डायरेक्ट रिप्रेजेंट को निकालने का। उसके बाद मैपिंग आपको बताई है, कॉन्फॉर्मल है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये टॉपिक बचते हैं जिन पर बेस मेरी अगली वीडियो होगी, जो कि MCQ4 का पार्ट नंबर 3 होगी। तो जस्ट वेट, और थर्ड वीडियो मॉड्यूल 4 के लिए मैं बहुत जल्दी ही इसको मैं दूंगा। मैं थैंक यू।